एवरीवन, हाउ आर यू टू? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। एग्ज़ाम जो है सीटेक का बहुत ही नज़दीक है। आप सभी को पता है कि सीटेक का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मिनिमम 10 डेज़ रह गए हैं। इन 10 दिनों में मैं इस तरीके से तैयारी करा रही हूँ ताकि आपका एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाए। अभी हम एनसीईआरटी बुक्स को लेकर ही चल रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी 6 क्लास की है। इसको ऑलमोस्ट आज मैं फिनिश कर दूंगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे 3 साल के पेपर के, वो भी कंप्लीट कर दूंगी ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट भी मिले और प्लस क्वेश्चन भी मिले प्रीवियस ईयर के। आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ क्लास 6 का 3rd चैप्टर है। इसके आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। पृथ्वी की गतियाँ, इसमें मेन हाईलाइट पॉइंट बताऊँगी जो क्वेश्चन में आए हुए हैं पिछली बार। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण और घूर्णन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर यानी जिस अक्ष पर स्थिर है वहीं पर ही गोल गोल घूमती है, उसी को घूर्णन कहा जाता है। और जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक स्थिर कक्ष में, तब उसको परिक्रमण कहते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। इसमें पूछा गया है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। और ये पॉइंट भी हाईलाइट कर लीजिए कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का जो आकार है गोले के समान है, सिर्फ इसके आधे भाग में सूर्य की रोशनी होने के बावजूद दिन का समय होता है और जब सूर्य का भाग दूर होगा तो वहाँ पे रात होगी। तो इस 2 चीज़ों को जब हम विभाजित करते हैं तो उसको प्रदीप्त कहते हैं, जिसमें दिन और रात दोनों ही बराबर दिशाओं में बांटे जाते हैं। ग्लोब पर वृत्त एक दिन रात को बांटते हैं, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें हाईलाइट पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर के पेपर में। पृथ्वी अपने अक्ष में चक्कर लगाने में पूरा 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन या पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। यहाँ तक ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर दे रखी है कि पृथ्वी का झुकाव किस तरीके से होता है। पृथ्वी देखो यहाँ पे इस तरीके से झुकी हुई होती है और इसी एंगल को हमें समझना है। थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे। अगर इसको समझ लिए तो आप आसानी से क्वेश्चन भी कर पाओगे। कई बार होता है कि पृथ्वी का जो झुकाव होता है वो इस तरीके से एक रेखा होती है। ये रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। इसमें जो है विषुवत रेखा होती है, ये वाली रेखा विषुवत रेखा होती है। और इसी जब ये झुकाव होता है ना, ये झुकाव जो बता रहे हैं यही उत्तर ध्रुव होता है। ये उत्तर ध्रुव होता है, ये दक्षिण ध्रुव होता है। ठीक है, इसी पर ही एक विषुवत रेखा खींची जाती है। ये इस तरीके से मैं दोबारा कलरफुल करके दिखा देती हूँ आपको दोबारा कि यहाँ पे ध्रुव उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। ये रेखा जो जा रही है इधर, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसमें ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसमें कर्क रेखा होती है और नीचे में मकर रेखा होती है। ये दोनों ही 23.5 डिग्री एंगल बनाती है। याद रखना, 23.5 डिग्री एंगल बनाती है। और जब आपसे पूछे भाई पूरा एंगल कितना है तो 66.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं जो पृथ्वी कक्षीय में स्थित होता है। ये इस तरीके से, ये यहाँ पे 66, यहाँ पे एक क्वेश्चन में 33 डिग्री दिया गया था, 33.5 डिग्री नहीं होता। ठीक है, इसलिए याद रखना इस चीज़ का। पूरा है 66 डिग्री पृथ्वी के कक्ष में जो झुकाव होता है कक्षीय समतल होता है। अब जब ये विषुवत प्रदीप्त क्या होता है, जब सूर्य की किरणें आधे भाग में होगी, जहाँ पे होगी दोपहर होगी, वहाँ दोपहर का समय होगा। सूर्य जितना दूर होगा उतने समय रात होगी, तो ये प्रदीप्त कहलाता है। ये घूर्णन के कारण होता है दिन और रात, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। खगोल शास्त्री वाला पॉइंट बता देती हूँ। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब घूमा करती है। उसके बाद यहाँ पे एक हाईलाइट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये नॉर्मल ईयर होते हैं, ये आप सभी को पता होगा, है ना। और 365 दिन नॉर्मल ईयर होते हैं। इसमें 4 साल बाद
1/4। 1/4 का मतलब है हर 4 साल बाद 6 घंटे जोड़ती जाती है। तो 6 घंटे इसमें ना जोड़ने के कारण ये 65 होते हैं, वरना 66 जो होते हैं हमारे लीप ईयर वर्ष होते हैं, जिसमें हर 4 साल बाद, जिसमें हम कहते हैं फरवरी में कभी 28 को तो कभी 29 डेज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं हर साल बाद। ठीक है, यही लाइन यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश करी कि पृथ्वी एक वर्ष में 365 हाफ दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है और इतने ही दिनों में वह अपने एक वर्ष पूरा करती है। सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें जोड़े नहीं जाते, इसलिए ये नॉर्मल ईयर कहा जाता है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ जो सर्कल है इसको समझ लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे बच जाते हैं। वो 6 घंटे एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं 4 साल में। 6 + 6 + 6 + 6 + 6 प्लस करोगे तो 24 घंटे का अंतराल हो जाएगा। 24 होते, क्योंकि आप जोड़ के भी देख लो तो भी 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे को क्या माना जाता है, एक दिन माना जाता है, तो इसलिए फरवरी में महीने में जोड़ा जाता है। जो चौथे वर्ष आता है, जब 4 साल बाद चौथा वर्ष आता है तो 28 दिन के बदले 29 दिन होता है। तो इसको लीप ईयर वर्ष कहते हैं 366 को। पृथ्वी जो है अपने पथ पर किस तरीके से घूमती है, पृथ्वी अपने पथ पर दीर्घवृत्ताकार घूमती है, चक्कर लगाती है, ये पॉइंट हाईलाइट है। अब ये जो ऋतुएं चेंज होती हैं, ये ऋतुओं की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें देखो 21 जून को, ये डेट याद रखना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी का ये हिस्सा बटा हुआ है इस तरीके से। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा का जो ऊपरी हिस्सा है ये गोलार्ध है। जब सूर्य की किरणें इधर पड़ती है, आपको पता ही है सूर्य की किरणें जितनी सीधी पड़ेगी उतनी ही गर्मी अधिक होगी। तो कर्क रेखा पे अधिक पड़ती है, इसके कारण से क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। और जो ये ध्रुवों के पास वाली जो क्षेत्र होते हैं उसमें ध्रुवों के पास वाले सूर्य की किरणें कम पड़ती है, तो इसलिए सूर्य की तिरछी, क्योंकि तिरछी होती है इसलिए ध्रुव की तरफ झुका हुआ होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद 6 महीने बाद लगातार दिन रहता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में बड़े भाग में विषुवत रेखा के पास गर्मी हो जाती है। 21 जून में आपको पता ही है, 21 जून में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून में सबसे लंबा दिन होता है। लंबा दिन यानी कि सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है तो दिन लंबे होते हैं और रातें ठंडी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं इस जगह को इस तरीके से कहते हैं, उसको उत्तरी अयांत कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इसमें स्टेटमेंट में भी और एजम्पशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है कि 22 दिसंबर, जिसमें बोलते हैं कि दिन बड़े हो गए और रातें छोटी हो जाती है। तो इस मौसम में क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव यानी सूर्य की तरफ झुक जाता है, यानी कि सूर्य की किरण, ये पृथ्वी है और ये सूरज है। सूरज की पृथ्वी की दिन क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यानी ये ऊपरी उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला हिस्सा, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध वाली सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होगी, अधिक गर्मी होगी और लेखा कितनी होगी, लंबवत होगी। लंबे दिन होंगे, रातें कितनी हो जाएगी, छोटी रातें। ग्रीष्म ऋतु यानी कि अधिक गर्मी वाले से लेकर ठंडा में विपरीत मौसम हो जाएगा। उत्तरी, जहाँ पे सूर्य की किरणें होंगी वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, और जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं होंगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा मौसम हो जाएगा। तो पृथ्वी की स्थिति में दक्षिणी अयांत कहा जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। आप सोचिए यहाँ पे विंटर डे है, विंटर डे में क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधे सीधे, अब मकर संक्रांति के बाद सीधे सीधे सूर्य की किरणें की तेज होती है, और जितनी जितनी धीरे धीरे ये बढ़ते गर्मी का समय आ जाता है, जिसमें कहते हैं कि 21 जून को गर्मी का दिन आ गया। इसके बाद है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक के बीच में सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधा विषुवत रेखा पे पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिसके कारण ध्रुवों पर झुकाव नहीं होता। तो इस पृथ्वी दिन और रात बराबर लगते हैं और विषुव कहते हैं, इसको याद रखना, इसको विषुव कहते हैं जब पृथ्वी में दिन और रात बराबर हो जाए। और जब ग्लोब में दिन और रात बराबर दिखते हैं तो उसको प्रदीप द्वीप कहते हैं। तो इस चीज़ का पॉइंट का याद रखना, मिक्स मत करना। सेकंड हाईलाइट पॉइंट है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। ऑब्वियसली है कि 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें जिधर पड़ेगी उधर शरद ऋतु होगी, दूसरी जगह पे वसंत ऋतु होगी जहाँ ठंडक होगी। 21 मार्च को ये स्थिति विपरीत हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये गति कैसे होती है, दिन रात पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन के कारण दिन रात पृथ्वी और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये इसमें इतना ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको याद रखना है लीप ईयर वर्ष क्या होता है, उसके बाद दक्षिणी अयांत क्या होता है, उत्तरी अयांत क्या होता है, विषुव क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 21 जून को कौन सा दिन होता है, और
उसके बाद ये आपका जो 22 दिसंबर को कौन सा है, फिर 21 से लेकर 23 मार्च तक के जो झुकाव होता है वो पता होना चाहिए। तो यही मेन इसमें हाईलाइट पॉइंट है। अगला लेसन पढ़ते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी हाईलाइट पॉइंट्स कराने हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेना। मानचित्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मानचित्र में ग्लोब के बारे में बताया कि ग्लोब को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अगर छोटे हो तो जेब में भी ले जा सकते हैं, अगर बड़े ग्लोब हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ये बताया था। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। अब मानचित्र होते क्या है, मानचित्र को आपको पता ही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मानचित्र पृथ्वी की सतह पर एक भाग का पैमाने माध्यम से चपटी रेखा खींचा गया चित्र है। याद रखिए, मानचित्र एक तरीके से चित्र है, ठीक है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। इसलिए हम ज़्यादातर किस चीज़ का छोटे पैमाने, छोटे मानचित्र और तथ्यों को दर्शाने के लिए करते हैं। दूसरा जो बड़ी किताबें तथ्य हो सकते हैं, बहुत से मानचित्र एक साथ रख सकते हैं, लेकिन एटलस बन जाते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी अधिक होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो इसमें सबसे पहला मानचित्र है भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा भी अभी आएगा। तो तीनों मानचित्र की अगली पता होना चाहिए। भौतिक मानचित्र किसको दर्शाता है, पृथ्वी में जितनी भी पठार होते हैं, प्राकृतिक मैदान होते हैं, पठार, मैदान, दरिया, महासागर, ये सब भौतिक या उच्चवाच कहा जाता है, उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, वो होते हैं जो जिसमें राज्यों को, नगरों को और शहरों को, गाँवों को, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है इसमें, और विभिन्न देशों और विभिन्न राज्यों और सीमाओं को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। त्रिमेट्रिक मानचित्र वो मानचित्र होते हैं जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर जगह को बताना हो। जैसे सपोज मुझे सड़क का मानचित्र बनाना है तो सड़क का बताना है। वर्षा के बारे में मानचित्र अलग होते हैं, ठीक है, वन के बारे में अलग मानचित्र होंगे, फिर उद्योगों के बारे में मानचित्र होंगे। ये सारे त्रिमेट्रिक मानचित्र होते हैं जिसको दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मानचित्र के 3 घटक होते हैं। 3 घटक में इंपॉर्टेंट है, 3 घटक आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है दूरी, दूसरा हमारा दिशा और तीसरा हमारा होता है प्रतीक। ये तीनों ही, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ, शॉर्ट में समझाऊंगी, बड़ा नहीं है। जब हम किसी बड़ी चीज़ को, किसी बड़े मानचित्र को किसी छोटी चीज़ में दिखाएं तो क्या कहते हैं, छोटे पैमाने के मानचित्र होते हैं। यहाँ पे देखो, इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है, छोटे पैमाने के मानचित्र खींचा जाता है, इतनी आसानी से छोटा किया जा सकता है कि दूरी वास्तविक रहे। तभी संभव हो सकता है जब स्थल मंडल की दूरी व्यक्त करनी हो। इसमें 2 तरीके, उदाहरण के लिए इन्होंने बोल दिया, विद्यालय से घर के बीच में 10 किलोमीटर जाना है और उसे 2 किलोमीटर की व्यक्त करना है, तो इसमें छोटे पैमाने के मानचित्र यानी 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर को दर्शाएंगे। आपको रेखाचित्र पैमाना या 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाता है। इस प्रकार के पैमाने में अधिक प्रकार से छोटे पैमाने का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, बड़े क्षेत्रफल वाले महाद्वीप और देश कागज़ पर दिखाना हो तो छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें 5 सेंटीमीटर आपको पता है इतना सही होगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसको 500 मीटर किलोमीटर में दर्शाना है तो उसको छोटे पैमाने का मानचित्र कहेंगे। जब छोटी चीज़ को बड़े में दर्शाना हो और जब बड़ी चीज़ को छोटे में दर्शाना हो तो बड़े पैमाने का मानचित्र कहेंगे। ये बड़ी चीज़ है, इस एग्जाम्पल से समझ लो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको छोटे में बताना है। 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर में है, हमें 5 सेंटीमीटर में बताना है तो इसको कहेंगे बड़े पैमाने का मानचित्र। यहाँ पे आंसर में दे रखा है। बड़े पैमाने के मानचित्र में छोटे पैमाने में ज़्यादा अपेक्षा अधिक जानकारी होती है, यानी बड़े में ज़्यादा जानकारी होगी, छोटे में कम होगी, ठीक है। अगला है दूरी। दूरी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से कलरफुल करके दिखाना है। देखो, खेल का मैदान किस तरीके है, पेड़ कौन से हैं, समुदाय केंद्र कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन मतलब क्या आया था कि आपको बताइए कि पहाड़ जो होते हैं वो मानचित्र में किस रंग के दिशाए जाते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दिशाएँ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसको पार्टीशन करके दिखा देती हूँ, बहुत ही ईजी है ये, ज़्यादा लंबा इस चैप्टर में देने का टाइम वेस्ट है। ये 4 है, ये है नॉर्थ, ये साउथ, उत्तर दक्षिण, फिर ये हमारा पूरब यानी कि ईस्ट मान लिए, और ये वेस्ट है। इसी के साथ ही ये जो है नॉर्थ ईस्ट होता है, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट और ये होता है साउथ वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ मुंह है तो इधर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच की जो होगी, इन दोनों के बीच का एंगल याद रखना। फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे हो जाएगा, तो इस साइड है नॉर्थ की तरफ है मुंह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ
पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है। और इस सभी को क्या कहते हैं, जो इनको दर्शाते हैं, इसको दिग्बिंदु कहते हैं। दिग्बिंदु के बारे में यही प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। अगला है दिक्सूचक। दिक्सूचक में भी वही है, चुंबकीय एक रेखा होती है जो उत्तर और दक्षिण को शो करती है। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि कौन सी दिशा को शो करती है, तो ये चुंबकीय सुई होती है जो उत्तर दक्षिण में होती है। इस तरीके की चुंबकीय सुई होती है जो उत्तर और दक्षिण की ओर शो करती है। अगला है प्रतीक। क्या होते हैं? प्रतीक क्या होते हैं? अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रूप में दर्शाया जाता है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। सपोज आपको एक रेल लाइन बनानी है, तो उसको किस में दर्शाओगे? बड़ी लाइन में, मीटर लाइन में, रेलवे में। सड़क को कच्ची या पक्की हो सकती है, सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला हो सकते हैं। नदी को किस तरीके से दर्शाओगे? ब्लू कलर के इस तरीके से दर्शाया गया है। फिर उसके बाद कुआं दिखाया हुआ है, ब्लैक कलर का डॉट। फिर तालाब आपको दिखाया गया है। फिर एक नहर दिखाई गई है और एक पुल दिखाया गया है। पुल को आपको पता ही है, इस तरीके से पुल बड़े बड़े बनते हैं। मंदिर का दिखा रखा है, गिरजा का दिखा रखा है, मस्जिद का, छतरी का, पोस्ट ऑफिस, पीओ पोस्ट ऑफिस। फिर यह पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, ये याद रखना। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान। बस्ती को इस तरीके से, कब्रिस्तान को, पेड़ को इस तरीके से और घास को इस तरीके से। इस एक में क्वेश्चन में मैंने अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पहाड़ का पूछा गया था, तो इस तरीके से आपको कलर पता होने चाहिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इन सभी को रूढ़ प्रतीक कहते हैं। रूढ़ प्रतीक मतलब हर चीज़ को एक तरीके से बनाना, ठीक है। किसी भी रंग का रूप का हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो यहाँ लिखा, रंगों का उपयोग उद्देश्य के लिए किया जाता है। लीला रंग जलाशय के लिए हो जाता है, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, जलाशय के लिए हो जाता है। भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है। पीला जो होता है वो पठारों के लिए। हरा रंग दर्शाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो स्टार लगा रही हूँ। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र होता है एक तरीके से एक पैमाना होता है जिसमें हमें याद नहीं रहती। सपोज मेरे को किसी को किसी एक रास्ते में भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको घर भेजना है, तो मैं इस तरीके से रफली रेखा चित्र बना के उसको रास्ता बताऊँगी। इधर लेफ़्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर लेफ़्ट जाना है, फिर राइट जाना है। तो इस तरीके से उसको रेखा मानचित्र कहा जाता है। खाका भी एक तरीके के छोटे से बड़े पैमाने पर लिखा गया खाका होता है। ये रेखा चित्र द्वारा खींचा जाता है। बड़े पैमाने में अधिक जानकारी होती है, चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करना अच्छा होता है। उसकी चौड़ाई लंबाई हमें एक दिखाना ज़रूरी नहीं होता। इसमें सिंपल तरीके से रेखा चित्र हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र आसानी से खींचे जा सकते हैं, उसे खाका कहा जाता है। अगला चैप्टर लेते हैं। अगला चैप्टर है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के प्रमुख मंडल आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला है भूमंडल। क्या होता है भूमंडल को मैं आपको समझा देती हूँ। पृथ्वी की सतह पर जो हमारे कह सकते हैं, जो हमारे पृथ्वी की जो सबसे ठोस सरस होती है, पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट लग ले, पृथ्वी की सबसे ठोस प्रकृति होती है, उसको हम भूमंडल कहते हैं, भूमंडल जैसे। और दूसरा होता है वायुमंडल, जहाँ पे गैस की परतें होती है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती हैं। इस तरीके से पतली परतें होती है जिसमें हमारी कौन कौन सी गैसें मौजूद होती है, ये पता होना चाहिए आपको। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दूसरी गैसें पाई जाती है। जल क्या होता है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को जलमंडल या जल कहा, जहाँ जल की अवस्था पाई जाए उसे जलमंडल कहा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया भूमंडल क्या होते हैं, फिर वायुमंडल बता दिया, फिर उसके बाद जलमंडल, फिर लास्ट में आता है जिसमें हम कहते हैं जलमंडल में अनेक प्रकार की बर्फ़ हो सकती है, जल हो सकते हैं और जलवाष्प होते हैं। ये उदाहरण याद रखना, हम 7th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद है जीव मंडल। जीव मंडल जहाँ पे हमारी स्थल होगी, जहाँ पे हमारी हवा होगी, जहाँ पे हमारा जल, ये तीनों ही चीज़ मौजूद होगी, वहाँ पे जीवित रहना ईजी होगा। भूमंडल के बारे में डिटेल में बता रखा है इन्होंने, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। भूमंडल पृथ्वी की ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की जो पतली परत होती है, सबसे ऊपरी वाली पट्टी की परत होती है, वो चट्टानों मिट्टी की पतली परतों से बनी होती है, ये वाली हिस्सा। इनके अंदर जीवों के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसके बाद है पृथ्वी में 2 तरीके से बांटा जाता है। एक तो आपको पता ही है, एक महाद्वीप है हमारे पास और एक दूसरा हमारा है महासागर। दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। महासागर और बेसिन किस तरीके से होते हैं, ये यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट याद रखना कि समुद्र जो होता है, समुद्री जल का सतह जल पर समान होता है, लेकिन स्थल की जो ऊंचाई होती है समुद्र तल को नापा जाता है। यानी कि अब हमें ऊंचाई को नापना है, इस तरीके से पहाड़ बने हुए इसको नापना है, तो यहाँ पे जल जो होगा उसके नीचे का हिस्से को नापकर शून्य से लेकर ऊपर की तरफ नापा जाता है, तभी हमें पता चलता है कि जल की जो एक्चुअल चीज़ है वो है। ये सारे अलग अलग महासागर और महाद्वीप ही है। मैप में इनको देखने की ज़रूरत नहीं, हमें मेन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला है यहाँ पे याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,448 है। ये क्वेश्चन में दिया गया था, मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर मैराना गत है, जो 11,022 मीटर है। ये पॉइंट याद रखिए। उसके बाद महाद्वीप जो है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप कहते हैं एशिया महाद्वीप माना जाता है नंबर 1 पे। दूसरे एशिया से छोटा है, एशिया से छोटा यूरोप है। फिर दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका है, चौथे नंबर पे
दक्षिण अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा अंटार्कटिका है जो यूरोप से भी छोटा माना जाता है। उसके बाद एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो एशिया है वो एशिया कहाँ है, बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। ये कहाँ पे स्थित है, पूर्वी गोलार्ध। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध कहाँ होगा, ये इस साइड होगा, ठीक है। इसी हिस्से में ये पूरी तरीके से फैला हुआ है और इसमें कर्क रेखा होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जिसको यूरोप से अलग करते हैं। यूरोप और एशिया मिलकर संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, इतना ही इसमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है यूरोप। यूरोप का क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोप में कहा है कि जो एशिया से भी छोटा है, एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अर्कटिका वित्त हिस्से होकर गुजरती, तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में क्या स्टेटमेंट दे रखी है देख लेते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। विषुवत रेखा 0 अक्षांश इस लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क अफ्रीका जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला जो हिस्सा है इधर स्थित है, कौन है, उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद इसमें तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, किसमें, हमारा जो हमने पढ़ा है अफ्रीका में। अफ्रीका में कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों इसके सामने से होकर गुजरती है। उसके बाद है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल भी कहाँ पे है, हमारा गर्म रेगिस्तान जिसे कहा जाता है, वो अफ्रीका में ही स्थित है। अफ्रीका में चारों तरफ समुद्र और जल से घिरा हुआ है। उसके बाद है विश्व की सबसे लंबी नदी भी अफ्रीका में है, जिसको कहते हैं नील नदी। नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखोगे तो इसमें सारी चीज़ें हमें भिन्न भिन्न दिखाई देगी। उत्तर है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ये जल संधि, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको यहाँ हाईलाइट कर लेना कि दक्षिण से जो एक सक्रिय हिस्सा जुड़ा है वो पैमाना जल संधि है। इसके बारे में बताती हूँ, जिसे हम पैमाना जल संधि कहा जाता है। ये रहा यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से यहाँ पे पैमाना जल संधि कहा गया है। स्थल संधि उसको कहा गया है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो सक्रिय हिस्सा होता है, जो जल से जुड़ा हुआ है। स्थल मतलब एक हिस्सा है, ये मिट्टी का हिस्सा है समझ लीजिए, और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाया जाएगा हमारा स्थल संधि। स्थल का एक सक्रिय भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक साथ जोड़ता है, उसको कहते हैं स्थल। और जो जल से जुड़ा हुआ हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कहा पानी का सक्रिय भाग, देखो पानी का जो दो बड़ी जलाशय जैसे समुद्रों महासागरों से जुड़ता है, उसको हम कहते हैं जल संधि। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थल संधि के बारे में बात हुई है और जल संधि के बारे में भी आगे बात होगी, जिसमें हमें आगे पढ़ना है। उसके बाद है अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूर्व और पश्चिम में कौन से महासागर है, ये हम आगे पढ़ेंगे। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला एडिस पर्वत उत्तर अमेरिका उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी है और अफ्रीका में नील नदी है, सबसे लंबी नदी है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया का विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ समुद्र और जल से घिरा, जिसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप माना जाता है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी ध्रुव के मध्यम, चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है और मोटी चादर से ढका रहता है, किसी प्रकार का स्थानीय केंद्र है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है मैत्री केंद्र और दक्षिणी गंगोत्री कहाँ है, अंटार्कटिका में। तो इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद है जलमंडल। जलमंडल जो होता है पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग होता है, जिसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। 71% हमारा जल से घिरा है, 29% हमारा स्थल है। जल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, डिफरेंट महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूगत जल और वायु जल प्रवाह होते हैं। भूगत जल क्या होता है, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है और उसमें बर्फ के टुकड़े इकट्ठे होकर बर्फ में पिघल कर वो पानी बन जाता है। इसको भूमिगत जल कहा जाता है, जो भूमि से इकट्ठा हुआ। पृथ्वी पर पाए जाने वाला 97% भाग हमें जो जल है वो महासागरों से पाया जाता है। ये इतना तो खारा है कि आगे देखिए कि मानव प्रयोग में नहीं आ सकता। इसमें बहुत ही कम प्रतिशत हमें लवणीय के रूप में हिम नदियों पर्वतों भूपतियों में पाया जाता है। बहुत कम लवणीय जल के रूप में पाया जाता है जो पृथ्वी के इस्तेमाल में आता है। इसे नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम महसूस करते हैं किसकी, पानी के। अब महासागर है जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है मैं वही पढ़ रही हूँ जल्दी हाईलाइट करके। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जैसे ज्वार भार, तरंगे, महासागरीय धाराएं भी 3 प्रकार के बड़े होते हैं। बड़े से छोटे आकार में पूछा जा सकता है कि आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा क्या है। इस तरीके से आपने महाद्वीप का भी याद रखना है। सबसे बड़ा शांत महासागर होता है, फिर अटलांटिक महासागर होता है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर अंटार्कटिका महासागर होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। जो याद रखना है हमें, वो ही चीज़ पढ़ा रही हूँ मैं बार बार। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है, पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। बहुत ही गहरा मेरियाना गत प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है प्रशांत महासागर लगभग कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार है, इस तरीके की शेप में है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, एशिया,
ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको बता दिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित है। यानी कि यहाँ पे ये याद रखना कौन कौन से महाद्वीप यहाँ पे स्थित है, ये पॉइंट पूछ लेते हैं। एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दोबारा बता रही हूँ, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, चारों ही इनके आगे घिरे हुए हैं। सिर्फ याद रखना प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर ये विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर माना जाता है। ये अंग्रेजी के एस अक्षर से बना हुआ है। इसके पश्चिमी किनारे यानी कि इस तरह पश्चिमी किनारे होते हैं। इसके पश्चिमी किनारे जो है वो कहाँ पे हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इधर है उत्तर अमेरिका, उत्तर महाद्वीप और दक्षिण महाद्वीप बोल सकते हैं। उसके बाद पूर्वी किनारे में यहाँ ये पूर्वी किनारे यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर तग रेखा से तदुरित है। इसमें यहाँ पे रेखाएं जो होती है वो प्राकृतिक प्रौष्यों के लिए, पतनों के लिए अधिक आदर्श में व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। दूसरा हिंद महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ये भी विश्व का एक बड़ा सागर है जिसका नाम है देश के नाम यानी भारत के नाम रखा गया है। यह महासागर ये त्रिभुजाकार है, ये इस तरीके से है। और वो वाला कार ना जो दूसरा दिया गया था ना मेरे से, ये किसी शेप दी गई थी, ये वृत्ताकार है। ये सॉरी, ये गलती से मिस्टेक हो गई, ये सर्कल में है। और जबकि हिंद महासागर जो है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार यानी कि इस शेप में है। यह महासागर लगभग त्रिभुज और इसके उत्तर में इस जगह पे हमारे क्या है, एशिया है, और इसके पश्चिम में अफ्रीका है, और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से याद रखोगे तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होता। ये एक ट्रिक होती है, माइंड में अपनी सेट होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ हमारा क्या है, एशिया है, जब पश्चिमी की बात करें तो अफ्रीका है, और जब पूर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से याद होगा आपको। दक्षिण महासागरीय अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर से 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। 60 डिग्री अक्षांश आपको निकालना आना चाहिए, ये मैं क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ वीडियो में। अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के ऊपर टॉप पर इस तरीके से उत्तर ध्रुव है, यहाँ पे स्थित है। उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, इस तरीके से चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ पे प्रशांत महासागर के छल्ले जल जो इम्पोर्टेंट है, या प्रशांत महासागर के जो छल्ले हैं वो एक सक्रिय भाग से जुड़े हुए हैं जिसके बेरी जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर अमेरिका, उत्तर तटीय और यूरोशिया से घिरा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पतली पतली गैसों की परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल के एक ग्रह महत्वपूर्ण अटूट भाग का एक बहुत बड़े सांस लेना ईजी होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जितनी ऊंचाई पे उठेंगे उतना ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारी घटती जाती है, हमारे सांस लेने की बात है, इसलिए हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों ही हैं। शोभमंडल सबसे नीचे कौन सा होता है, इसके बाद ये डिटेल में पढ़ेंगे हम 7th क्लास की बुक्स में। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको तो स्टार लगा लीजिए सबसे ज़्यादा, मतलब 5 स्टार लगा लीजिए। सबसे नीचे क्या होता है, शोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आर्यमंडल और फिर बहिमंडल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें नहीं बता रखा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मौजूद होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। साफ और सूक्ष्म 99% होता है। आयतन के अनुसार जो आयतन का अगर नापे तो नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, दूसरी अन्य गैसें 1% की बराबर होती है। जिसमें सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन किसमें ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन हमें प्राणियों को विधि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है लेकिन पृथ्वी पर छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। पृथ्वी गर्म रहती है इसलिए पौधों के लिए यह बहुत अच्छा है। पौधों के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं वैसे वैसे घनत्व जो होता है हवा का वो कम होता जाता है, और सांस लेने में कहीं ना कहीं हमें सिलेंडर जैसे चीज़ों की, जिसको सांस की प्रॉब्लम होती है, वो इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। बाकी है इसमें और एक पॉइंट याद रख लेना कि यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव तभी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान होता है। इसमें अधिक दबाव महसूस करेंगे जब तक क्षेत्रों में कम है। वायु जब उच्च दाब से वायु निम्न दाब की ओर जाती है तब उसको हम क्या कहते हैं, पवन कहा जाता है। उसके बाद जीव मंडल के बारे में पता है। जीव मंडल आपको मैंने बताया जिसमें स्थल, हवा और वायु तीनों मौजूद हो, जल, हवा, वायु के बीच में हो, उसको हम जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल में यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, जिसमें हम 2 होते हैं, जंतु जगत और एक होता है पादप जगत। जंतु जगत कौन से होते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर परिमंडल को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। लकड़ी या खेती करने के लिए कटाई की जाती है। धलवा मिट्टी का प्रयोग जिससे लगातार हो रहा है और इससे आपदाएं भी हो रही है। ये पॉइंट याद रखना कि इसमें कब से पहले नामी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया था, और पानी में डूब जाने के कारण झीलों में क्या हो गया था, खराब हो गया था। जल पानी के इस्तेमाल से यह नहीं रह गया, दूसरे जल को नुकसान पहुंचा गया। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। उद्योगों और तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों के
पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी विधि के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा, जैसे हमें भूमंडलीय तापमान कभी कहा जाता है। इसमें भूमंडल, वायुमंडल, जल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था। अगले चैप्टर नेक्स्ट है, जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कम समय में आपके सारे चैप्टर कवर हो सके। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, स्थल रूप कह सकते हैं। पृथ्वी के स्थल रूप कौन कौन से होते हैं आपको सभी को पता है कि पृथ्वी में पहाड़ होंगे, पठार होंगे, मैदान होंगे। ये तीनों ही स्थल मंडल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग स्थल मंडल के अलग अलग तरीके से हम पोजीशन होती है। अगर सपोज करो हमने किसी भी गति को धीरे धीरे, पृथ्वी की लगातार गति हो रही है, उसी के कारण हमारी प्राथमिक और आंतरिक प्रतिक्रिया होती है। बहुत स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है और कहीं कहीं ढह जाती है। ये होता है कि पृथ्वी में जो भी परिवर्तन हो रहा है, सपोज आपका भूकंप आ रहा है तो किस तरीके से जो पहाड़ होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जैसे बादल आ गया, भूप्रपात आ गया, जलप्रपात आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्थल रूप में प्रयोग होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहाड़ी स्थलीय भाग है जहाँ आसपास पे भूमि की जो ऊंचाई होती है वो 600 मीटर से अधिक होती है, और जो पहाड़ी होती है उसको पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, या 8000 मीटर भी ऊंचे भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाह्य। बाह्य मतलब पता चल गया, और मैंने पहला समझाया था प्राथमिक क्या होता है। बाह्य प्रक्रिया क्या हो जाती है, अलग अलग तरीके से होती है, इसको समझ लेते हैं। जब बहुत बड़े बनने और टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर टूट कर जब धंस जाती है तो अपदन कहलाती है। अपदन की प्रक्रिया जब नीचे की तरफ आ जाती है और दोबारा निरपेक्षण बनती है, यानी एक जगह से फिर दोबारा निर्माण करती है, उसको निरपेक्षण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रक्रिया बहते हुए जल और वायु और अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ले जाती है, तो उसको हम उसी से ही हमारे बहुत सारे ऊंचाई वाले ढाल के पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होता है। सबसे पहले पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत कहते हैं पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पृथ्वी का जो शिखर होता है, पर्वत का जो शिखर होता है, चौड़ा होता है और छोटा होता है। आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ जो पहाड़ कितने ऊंचे होते हैं, बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई होती है तो इनकी ठंडक बनी रहती है। आपको पता ही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र होंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी बर्फ़ की मोटी मोटी चादर बची होती है, उसी को ही पर्वत कहा जाता है। पर्वत हमेशा जमी हुई बर्फ़ की मोटी मोटी चादर होती है, उसको हिमानी कहा जाता है, याद रखना। ऐसे कुछ पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर भी होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं होते, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे निवास करना बहुत ही कम होता है। आपको पता ही है कि वहाँ पे कभी भी जलप्रपात हो जाता है, कभी भी अगर भूकंप आए तो वहाँ पे पत्थर गिर जाते हैं, तो वहाँ पे कृषि करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यही पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद लिखा है कि पर्वत जो है वो एक रेखा में भी होते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित है, इसको श्रृंखला रेखा कहा जाता है। ये देखो शेप दिखा रखी है, पर्वत एक साथ से दो सारे, अगर हम हिमालय का पर्वत देखें तो वो इसी तरीके की श्रृंखला से बना हुआ है। वलित पर्वत भी कहते हैं इसको वलित पर्वत कहा जाता है। अलग अलग पर्वतों के नाम हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला है, यहाँ पे पर्वतों के बारे में बताया गया है। लिखा है बहुत ही पर्वतीय समांतर रेखाओं से कम होते हैं तो सैकड़ों किलोमीटर में फैलते हैं, जिसमें कौन कौन से, हिमालय पर्वत, अल्पस पर्वत और एडिस पर्वत। ये तीनों ही कहाँ है, हिमालय पर्वत एशिया में स्थित है, यूरोप जो है अल्पस पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में एडिस पर्वत श्रृंखला है। तो इसको याद रखना है। इसकी पर्वतों की ऊंचाई आकार में भिन्नता होती है। दूसरा हमारा आता है पॉइंट है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, विषोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और अल्पस पर्वत हमारे वलित पर्वत है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई कैसी है, उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत के अरावली शिखर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अपदन के कारण यानी बनने और टूटने के कारण ये ढिसकर धस गई है। उत्तर अमेरिका के अपलेशिया में है, रूस में यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ही कम है, और ये सबसे पुराने वलित पर्वत पूछ सकते हैं कौन से, यूराल पर्वत और अपलेशिया पर्वत। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट के ऊर्ध्वाकार बन जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, उसको भितोष पर्वत का निर्माण होता है। ऊंचे उठे हुए भाग को उत्खंड भ्रश कहते हैं और नीचे ढसे हुए भाग को हम कहते हैं यहाँ पे द्रोणिका भ्रश। ठीक है, इस तरीके से आपको पिक्चर में देख के इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहे हैं, इसको इंग्लिश में भी याद रख लें, यूरोप की राई घाटी और वोजस पर्वत इस तरह के उदाहरण दिख रहा है। उसके बाद आता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी पर्वत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन सी ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। माउंट किलिमंजारो और जापान में फ्यूजियामा के उदाहरण है, ये याद रख लेना। पर्वत हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है, पर्वत हमें आसानी से नदियों का जलाशय हो जाता है, इससे पहुंच जाता है। पर्वत का जल और इसे सिंचाई करने के लिए, पनडुब्बी करने के लिए उपयोग है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे। पर्वत अलग अलग वनस्पति और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, इसमें ईंधन बनती है, चारा, आश्रय, एक दूसरे के बोन गोंद आदि पाए जाते हैं।
ठीक है, सैलानियों के लिए भी बहुत अच्छा है। सैलानी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, हैंग ड्राइविंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, स्कीइंग पर्वत के खेल है अजीब। ठीक है, इस तरीके से पर्वत के बारे में यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से। अगला है पठार। पठार क्या होता है, पठार ऊंची उठी हुई नदियाँ जो होती हैं और भूमि होती है जिसमें आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक उठाव होता है, जिसका ऊपरी भाग पेज के समान सपाट होता है और दक्षिणी भाग एक जगह से दूसरे किनारे पर ढाल वाले खड़े हो सकते हैं। पर्वतों की ऊंचाई लगभग 100 मीटर से अधिक 1000 मीटर तक हो सकती है। 100 मीटर से 1000 मीटर तक ही हो सकती है। इसमें सबसे पुराना पहाड़ होता है दक्कन दक्कन का पठार होता है, जो सबसे पुराना पठार माना जाता है। उसके बाद केनिया, तंजानिया, युगांडा, अफ्रीका में पठार है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर है। पर्वत पठार हमारे लिए क्यों उपयोगी है? पर्वत क्योंकि उनमें खनिज की मौजूद है, यानी हमें खनिज पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे हमारा अफ्रीका का जो पठार है, वहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। अफ्रीका का जो पठार है वो सोने और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठार में जलप्रपात भी हो सकते हैं। पठार में जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात क्या होता है मैं बता देती हूँ। पहाड़ों में से निकलने वाली नदियाँ जो बहकर नीचे की तरफ बहने लग जाती है, छोटे क्षेत्रीय इलाकों में बहने लग जाती है, उसको जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात नदियों की ऊंचाई से गिरती है। और छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा नदी में हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटका में जोल जलप्रपात, याद रखना ये दो उदाहरण पूछे जाते हैं। और एक ये पूछा जाता है जलप्रपात में जो हमारी लावा पठार होता है, लावा पठार में सबसे ज़्यादा हमें काली मिट्टी पाई जाती है और जो उपजाऊ और खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए जो पठार वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग, पर्यटक जो होते हैं, जो घूमने वाले टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र बना रहता है। उसके बाद है मैदान आप सभी को पता है, जिसमें हम सड़क पर देखते हैं चीज़ें चलती हुई, गाड़ियाँ देखती हुई, उसी को मैदान कहते हैं। समतल भूमि के बहुत बड़ा भाग होता है। सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर के अधिक ही ऊंचे नहीं हो सकते, काफ़ी समतल होते हैं। उर्मिल और तगरीक हो सकते हैं। अधिकांश नदियाँ और सहायक नदियों द्वारा बने जाते हैं। पर्वतों के ढालों की नीचे की ओर बहती हुई अवदृत कर जाती है। अवदृत का मतलब होता है टूट के नीचे आ जाना। और ये आगे की ओर अपने साथ सामान क्या क्या लेके जाती है, पत्थर ले जाती है, बालू ले जाती है, सिल्ट ले जाती है आदि, निरपेक्ष करके इनका निर्माण बनाती है, कठोर बना देती है। इसी से ही हमारे मैदानों का निर्माण होता है। मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, अधिक होती है, इसमें खेती बाड़ी करना, इसमें परिवहन के साधनों को चलाना आसानी होती है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है। नदियों के बहुत बड़े भाग भूमि एशिया, उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है और चीन में यासे नदी के मैदान है, इसके उदाहरण है। मैदान मनुष्य के लिए रहने के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इसमें जनसंख्या अधिक होने के कारण मकान, खेती बाड़ी अच्छी मात्रा होती है, मिट्टी की उपजाऊ होती है। और भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। उसके बाद है स्थल रूप और लोग क्या होते हैं, इसके बारे में बताया है कि स्थल रूप में अलग अलग तरीके से पहाड़ी इलाकों होते हैं, जीवन करना मुश्किल होता है, जबकि मैदानी इलाकों में जीवन जीना सरल होता है, क्योंकि मैदानों में फसलें ज़्यादा अच्छी तरह उगाई जा सकती है, कि उपजाऊ भूमि होती है, घर बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। पर्वतों की तुलना में इतना आसान नहीं होता। स्थल मंडल में क्या होता है, स्थल रूप में होते हैं रहने वाले लोगों को अंतर होता है। क्या क्या भूकंप हो सकती है, ज्वालामुखी तूफान हो सकता है, बाढ़ विनाशकारी कर देते हैं। आकस्मिक घटनाओं के कारण जागरूकता होना हमारे लिए आने वाले खतरों के लिए ईजी है, मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद है कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें अपनी भूमि को सुरक्षित रखना चाहिए, आने वाली पृथ्वी को भी सुरक्षित बनाए रखना चाहिए। आई होप सो ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें यही मेन पॉइंट है। ठीक है, आगे अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। मेरा टारगेट है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा दूँ। फिर है भारत देश, आपके भारत के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सी है। उत्तर में आपको मैं बता देती हूँ हिमालय सागर है, ऊंचे शिखर पे फैला हुआ है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर हमारे दक्षिण में है। देखिए इस तरीके से मैप बना के आप इजीली समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है उत्तर होता है, उत्तर में हमारा क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम इस जगह होता है, ये अरब सागर है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी इस तरह होती है, तो इस नीचे की तरफ बता रही हूँ। हिंद महासागर दक्षिण में, तो ये चारों ही दिशाओं से इस तरीके से याद करोगे तो ईजिली होगा। प्रायद्वीपीय के तहत स्थल मंडल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। भारत का क्षेत्रफल जो उसमें है 32 लाख, यानी कि 32 लाख नहीं कह सकते, 32 लाख दे रखा है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियाँ, आसपास की पठारी नदियाँ, तट इसमें मौजूद है। यहाँ जलवायु और वनस्पति और वन्य जीवों के लिए अलग अलग भाषा और संस्कृति का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बस ये याद रखिए 2011 में 120 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या हो चुकी थी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है कौन, चीन।
स्थिति पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा आपको 23.5 डिग्री मैंने जो बताया था उत्तर में है, दक्षिण रेखा में मध्य होकर गुजरती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूभाग्य है। ये याद रख लेना पॉइंट, यहाँ से कभी पूछ लेते कभी नहीं पूछते, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। कनाडा में जो मानक समय माना जाता है वो 7 है, अमेरिका में और कनाडा में 6 है, तो इसको ध्यान रख लेना। उसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट मेरे को समझाना था। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी को पता है मानक समय भारत का क्या होता है, जिसमें 32 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर याद रखना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है आंसर, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री आपको बता दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, अगर देखी होगी तो 4 डिग्री और 4 मिनट के बराबर होता है। ये भारत का अलग अलग राज्य दे रखा है, जिस तरीके से भारत है यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, चीन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद ये म्यांमार, बंगाल की खाड़ी किधर है आपको भी पता है, पूर्व में है। और जो इस साइड है वो अरब सागर है, कहाँ है, पश्चिम में। उत्तर में हिमालय सागर है और नीचे हमारा कौन सा है आपको ऊपर ही बता दें, हिंद महासागर। देखिए ठीक है, इस तरीके से आप मैप में भी आपको मैंने समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग छोटे छोटे देश के अपनी अपनी राजधानियाँ हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेन पॉइंट ही समझना है। आप सभी को याद है कि 29 राज्य दे रखे, 7 केंद्र शासित राज्य होते हैं। और ये पॉइंट याद रखना, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 महाद्वीप होते हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये पड़ोसी राज्य है। जब पाक वाला क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो जल संधि से जुड़ा हुआ है, वो पाक और पाक किसको अलग करता है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रख लेना। और इसके बाद है कि सबसे पहले यहाँ पे ये याद रखना है कि 21 जून 2014 में तेलंगाना जो था वो भारत का 29वां राज्य बना था। अधिकांश यह आंध्र प्रदेश का भाग था, फिर जाके ये से अलग हो गया। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, अलग राज्यों की अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं हैं। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो होता है वो राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है और जिलों में बांटा जाता है। उसके बाद जड़ोड़ निक्षेपण क्या होता है, नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी तथा नदी बेसिन में निक्षेपण कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है, सहायक नदी उसको कहते हैं जो बहुत बड़ी नदी या सरिता मुख्य नदी में किसी तरह मिलकर आकर मिल जाती है, उसको हम सहायक नदी कहते हैं। बेसिकली आपको ये सिर्फ मेन पॉइंट्स इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में आसानी से कर पाओ। उसके बाद भौगोलिक, भारत में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे पठार के बारे में पढ़ा, पर्वत, मैदान, तट। उसके बाद है अलग अलग पहाड़ होते हैं। सबसे पहले पॉइंट याद रखना है कि हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय को 3 तरीके से समांतर रेखाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में श्रृंखला विहित हिमालय होता है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर होती है, जिसे मध्य हिमालय या हिमाचल या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित होता है। बहुत लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है शिवालिक, ठीक है। उसके बाद है हिमालय के दक्षिण में क्या गया है, हिमालय के जो दक्षिण में पूछा गया है, भारत का उत्तरी मैदान है। ये मैदान सपाट और समतल होते हैं। इसमें मैदान में सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इनकी सहायक नदी के रूप में जड़ों निरपेक्षण करती है। जड़ों निरपेक्षण का मैंने बताया था ऊपर ही आपको कि वो नदियाँ जो महीन दाने या मिट्टी लेके इकट्ठा करती है, एक नई मिट्टी का निर्माण करती है, उसको हम कहते हैं मैदानी इलाकों का निर्माण करती है, उसको हम जड़ों निरपेक्षण कहते हैं। आपको पता है मैदान किस तरीके के होते हैं, कृषि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उसके बाद है भारत के पश्चिमी भाग। भारत के पश्चिमी भागों में क्या लिखा हुआ है, भारतीय मरुस्थल स्थित होते हैं। यहाँ शुष्क और गर्म रेतीले स्थान होते हैं, इसकी वनस्पति बहुत ही कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इसका आकार जो होता है वो त्रिभुजाकार का शेप में होता है और इसका धरातल काफ़ी ऊंचा है। इसके क्षेत्र में बहुत सी अधिक पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखलाएं स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला मैंने बताया था विंध्य और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक फैली हुई होती हैं। उसके बाद है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पता होना चाहिए। अरब सागर जो होता है वो पश्चिम की तरफ है, पूर्व में हमारे पठार, पश्चिम में पश्चिमी घाट और सहिंद्री और पूर्वी घाट में होते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो होते हैं वो एक समान रूप में होते हैं, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। इन्हीं पठारों से हमें क्या प्राप्त होती है, इन्हीं प्रकार से हमें कोयला और लोहा अश्क प्राप्त होता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान स्थित होते हैं। तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय होते हैं। पूर्वी घाट के जो मैदान होते हैं वो अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। पूर्वी घाट में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, महादेवी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियाँ मुहाने, उपजाऊ और डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नैराई, मोहानी यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है
परवाल, परवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, इसको पॉलिप भी कहा जाता है। ये पॉलिप क्या होते हैं? जीवित पॉलिप मरते-मरते वहीं दब जाते हैं, कंकाल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और अन्य पॉलिप विधि इन्हें ठोस कंकाल के रूप में ऊपर बढ़ते जाते हैं। इसे ऊँचे और इस तरीके के अपराल द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको ये हाईलाइट पॉइंट, उसके बाद याद रखिए भारत में 2 उपमहाद्वीप होते हैं, एक लक्षद्वीप उपमहाद्वीप जो अरब सागर में है और केरल के तट के ऊंचे स्थित परवाल द्वीप मैंने आपको पढ़ा दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है समाचार पत्रों और लोगों में मानचित्र की जानकारी मिलती है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सुनामी आती है। सागरीय तरंगें होती हैं जो समुद्र तल से भूकंप के लिए उत्पन्न होती है, ये सुनामी के बारे में बता रखा है। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मेरे जो चैप्टर है, जो 6th क्लास का चैप्टर में एक लास्ट चैप्टर बचा है वनस्पति। ये वनस्पति मैं आपको सिर्फ मेन में ना कि मौसम किस तरीके से दिसंबर और फरवरी में ठंडा मौसम होता है और जनवरी और उसके बाद मार्च और मई में जो होता है वो गर्म मौसम होता है। इन मौसम में अलग अलग जून और सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं और नवंबर अक्टूबर में मानसून के लौटने का समय होता है, इसको पढ़ लेते हैं हम। उसके बाद है शीत ऋतु, आपको पता है जहाँ पे मौसम की जलवायु जो होगी वो ठंडी होगी और उसमें सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, इस कारण इसमें तापमान जो होता है मध्यम तापमान यानी कि कम तापमान होता है। गर्मी में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का मौसम गर्म और शुष्क पवने लू कहा जाता है। जिसमें शुष्क और गर्म पवने चल जाती है उसको लू कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जब दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है उसको वर्षा मौसम कहते हैं। जब दक्षिण और पश्चिम के समय जो मौसम होता है वो पवने जो होती है, जो पवन चल रही है, इस तरीके से पवन चल रही है पश्चिम बंगाल से अरब की साड़ी की ओर चलती है, जिसमें अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, उसको हम नमी बनी रहती है और पहाड़ों से टकराकर वर्षा होती है, इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। पश्चिम मानसून के लौटने का शरद, जिसको शरद ऋतु भी कहते हैं। उसके बाद ये इसको याद रखना है, इस समय जो मौसम होता है वो उल्टा होता है। यहाँ पे होता है कि वह मौसम पवनों को स्थल भागों यानी कि जो अरब सागर से है, अरब सागर से बंगाल की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा का सबसे बड़ा मौसम माना जाता है। किसी भी स्थान में अनेक रूप से मापी गई औसत की दशा जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। भारत की जलवायु मानसून जलवायु कही जाती है, मानसूनी जलवायु कही जाती है। मानसूनी शब्द मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत के उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनें होती हैं। भारत कृषि पर निर्भर होती है। अच्छी मानसून का मतलब है प्राप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्यों होती है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसकी जलवायु क्या होती है? स्थिति, ऊंचाई और समुद्र की दूरी के उच्चवास पर निर्भर करती है। भारत की जलवायु राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान माना जाता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कारगिल और बर्फीले स्थान पे ठंडा प्रदेश माना जाता है। तटीय क्षेत्रों में मुंबई और कोलकाता में मौसम मध्यम मौसम रहता है, ये याद रखना है। उसके बाद मौसम में ठंडा और गर्म रहता है। वहाँ पे समुद्र तल के पास जितने नज़दीक होगा उतना ठंडा होगा, मौसम आर्द्र होगा। विश्व में सबसे अधिक मेघालय में मौसिन राम में होती है वर्षा, सबसे अधिक वर्षा। और सबसे कम वर्षा जो होती है, जिसमें ना के बराबर होती है, वो होती है जयपुर में, जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं? अलग अलग वनस्पति होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि पादप जीव कौन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हरे घास वाले खेलना कितना अच्छा लगता है। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो झाड़ियाँ कहलाते हैं, जैसे कैक्टस और फूल आदि। इस तरह के लंबे वृक्ष होते हैं, जैसे हमारे नीम हो गए, आम हो गए और आदि ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे बहुत कम होती है मात्रा, वहाँ पे होता है नारियल। घास या झाड़ियाँ पौधे जो बिना मनुष्य के उगते नहीं, वो प्राकृतिक वनस्पति कहे जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में हमें अलग अलग हमें वनों का सुरक्षित रखना चाहिए। हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जलीय मिट्टी को बांधकर अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि हमें वनस्पतियों को क्यों नहीं काटना चाहिए, उसके बारे में बता रखा है। ईंधन लकड़ी बनती है, चारा, जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनस्पति अंधाधुंध कटाई के कारण वनस्पति समाप्त हो गई, इसलिए अधिक पौधे लगाने चाहिए और पौधों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ को महत्व देना चाहिए। कुछ खास आयोजन वन महोत्सव बनाना चाहिए ताकि पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके, ठीक है। इसमें बाद है वन्य जीवन आपको पता है, जहाँ पे सारे जीव एक जगह होते हैं, जिसमें सारे जीव होते हैं, जैसे सरीसृपों, सांप की प्रजाति होती है, उभयचरों, पक्षी, स्तनधारी कीट, कृत्रिम निवास होता है। सबके अलग अलग है। पशुओं के बारे में राष्ट्रीय पशु आपको पता ही है, बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है मोर है, ठीक है। विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, जैसे गुजरात की गिर। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी तक,
और इसमें सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है जो मेरे को ध्यान में आ रहा है। भारत में पक्षियों में अनेक प्रचुरता होती है, जैसे राष्ट्रीय मोर, बुलबुल, मैना, तोता, बतख आदि राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्राकृतिक निवास के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट याद रखना, वनों को काटने और वनों की प्रजातियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए तेज़ी से घट रही है और इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। हमें नेशनल पार्क बनाना चाहिए और अलग अलग तरीके से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है अन्य जीवों को संरक्षण रखने के लिए क्या करना चाहिए, अंगों और सींग वगैरह की खरीदारी से इनकार करना चाहिए। लोग अक्टूबर के सप्ताह में वन्य जीवन सप्ताह मनाते हैं। वन्य जीवन के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक लाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे इतना ही है। इसमें मेन ये पॉइंट, ये चैप्टर वैसे भी आपके इसमें अगर आप देखोगे तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको पढ़ा दिया क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है। मैंने 6th क्लास के ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करूँगी, ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को दे पाओगे इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले की जो वीडियो देखिए इसमें इसी क्लास की 6th क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट प्लस क्वेश्चन की है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रही। क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का कराऊंगी। आई होप सो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।